एक जानलेवा वायरस का इलाज ढूंढते ढूंढते एक साइंटिस्ट ने गलती से ऐसी खूनी बारिश पैदा कर दी कि जिस इंसान पर उसकी एक बूंद भी गिरती वो चीखते हुए कुछ ही सेकंड में मर जाता। कुछ ही दिनों में पूरा का पूरा शहर नक्शे से गायब होने लगा। यही कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब यह सब होने वाला था। डेनमार्क की एक यूनिवर्सिटी में सिमोन नाम की लड़की अपने एग्जाम के लिए भागती हुई क्लास की तरफ जा रही थी। तभी अचानक उसके पिता फेडरिक वहां पहुंचते हैं और बिना कुछ समझाए उसे जोर से पकड़कर कार में बैठा लेते हैं। कार में पहले से उसकी माँ और छोटा भाई रेसमस बैठे थे और फेडरिक के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि बात बहुत गंभीर है। फेडरिक बिना कुछ बताए कार बेतहाशा स्पीड में जंगल की तरफ भगाने लगता है। वह उन्हें एक सीक्रेट बंकर में ले जा रहा था जिसे उसकी कंपनी अपोलो ने खास हालात के लिए तैयार किया था। उधर बाहर मौसम खराब होता जा रहा था। हवा में एक अजीब सा डर था, जैसे किसी भी पल बारिश शुरू हो जाएगी। रास्ते में तेज स्पीड की वजह से आगे कई गाड़ियों का एक्सीडेंट हो चुका था और सड़क ब्लॉक थी। लोग फेडरिक पर चिल्लाने लगे, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। वो तुरंत अपनी फैमिली को कार से उतारता है और सबको लेकर तेजी से जंगल के अंदर भागने लगता है। उधर आसमान से बारिश की पहली बूंदें गिर चुकी थीं और यही वक्त था जब मौत शुरू होती थी। फेडरिक बंकर तक पहुंचता है, अपने फिंगरप्रिंट से उसे खोलता है और सबको अंदर धकेल देता है। अंदर आते ही सिमोन और रेसमस दोनों हैरान थे। आखिर पापा उन्हें यहां क्यों लाए हैं? बंकर किसी मिनी हाउस जैसा था, सालों तक चलने वाला खाना पानी, एयर सिस्टम, सब कुछ। सिमोन सवाल पूछने ही वाली थी कि तभी फेडरिक प्रोटेक्टिव सूट पहनकर बाहर जाने की तैयारी करने लगा। वो बस इतना कहता है, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं कोई भी बाहर नहीं जाएगा। सिमोन उसे रोकती है, सच जानना चाहती है। तब फेडरिक पहली बार सच्चाई बताता है। बाहर जो बारिश हो रही है वही जहर है। उसमें मिला वायरस इंसान को कुछ ही सेकंड में तड़प थड़प कर मार देता है और इस वायरस का इलाज सिर्फ वही ढूंढ सकता है। इसलिए उसे कंपनी के हेडक्वार्टर जाना ही पड़ेगा। जाते जाते वो सिमोन से एक अजीब सी बात कहता है। रेसमस का खास ख्याल रखना आने वाला वक्त उसी पर टिका है। सिमोन कुछ भी नहीं समझ पाती और फेडरिक बंकर से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद सिमोन जब फोन पर इंटरनेट खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। हर तरफ मौत, हाहाकार और तबाही के वीडियोस। दुनिया सच में खत्म हो रही थी। बाहर हालत और भी खराब हो चुकी थी। लोग सड़क पर गिर रहे थे, चीख रहे थे और बारिश में पिघलते हुए मर रहे थे। सिमोन डर के मारे अपने छोटे भाई रेसमस को संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी उनकी मां ने साफ कह दिया, हम फिलहाल सुरक्षित हैं, लेकिन कोई भी बाहर नहीं जाएगा। लेकिन इसी बीच बंकर के दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक होने लगी। रेसमस को लगा कि पापा वापस आ गए हैं। मां ने मना किया, फिर भी उसने दरवाजा खोल दिया और जैसे ही दरवाजा खुला, बारिश में सड़ा गल चुका एक आदमी अंदर गिर पड़ा। उसकी त्वचा जल रही थी और वो तड़पते हुए रेसमस को बाहर खींचने लगा। उसी पल रेसमस की मां ने पूरे जोर से उसे पीछे खींचा और उस इन्फेक्टेड आदमी को धक्का देते हुए खुद बारिश में गिर पड़ी। बूंदे पड़ते ही वो पल भर में संक्रमित हो गई। दर्द से तड़पते हुए भी आखिरी बार बस यही कह पाई, एक दूसरे का ध्यान रखना। सिमोन रोती हुई दरवाजा बंद करती है और पापा फेडरिक को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन कनेक्ट ही नहीं होता। उसके मन में बस एक डर कि शायद पापा भी अब जिंदा नहीं है। उसे अचानक फेडरिक की आखिरी बात याद आती है, रेसमस को कुछ महसूस मत होने देना, उसे सुरक्षित महसूस कराना। यही सोचकर सिमोन खुद को संभालती है। सिमोन बंकर के सिस्टम चेक करती है और उसे पता चलता है कि अपोलो कंपनी ने ऐसे कई बंकर पूरे शहर में बनाए थे। वो उनसे संपर्क करने की कोशिश करती है पर कोई जवाब ही नहीं आता। इसी दौरान उसे एक पुराना रेडियो मिलता है। रेडियो ऑन करते ही एक आदमी की आवाज आती है जो अपने घर के बेसमेंट में छुपा बैठा था। वो बताता है कि बाहर हालात काबू से बाहर हैं। लोगों को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है पर वहां भी हालात बुरे हैं। सिमोन उससे कहती है कि वो पापा फेडरिक को कॉल करे। वो कोशिश करता है लेकिन नंबर नहीं मिलता। सिमोन का दिल बैठने लगता है। क्या पापा भी मर गए? अचानक पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है, लाइट चली जाती है और रेडियो कनेक्शन भी कट जाता है। अब सिमोन और रेसमस बंकर में बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। एक पूरा हफ्ता बीत जाता है लेकिन फेडरिक वापस नहीं आता।
आखिरकार सिमोन हिम्मत जुटाती है और एक रात पीपीई सूट पहनकर बाहर देखने जाती है। वो बस गेट तक पहुंचती है कि उसे अपनी मां की मौत के डरावने विजन दिखाई देने लगते हैं। सिमोन घबराकर तुरंत वापस अंदर भाग आती है। बंकर ही अब उनकी आखिरी सुरक्षित जगह बची थी। रेसमस अब साफ समझता था कि बाहर मौत मंडरा रही है, इसलिए वो बार बार सिमोन से कहता, दीदी प्लीज बाहर मत जाना। एक महीना ऐसे ही डर और इंतजार में निकल गया। सिमोन के लिए रेसमस को संभालना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी उसने पूरी कोशिश की कि वो एक मजबूत बहन बने। इस दौरान वो बंकर के हर सिस्टम को चलाना सीख रही थी। एयर फिल्टर, फूड स्टोरेज, बिजली, सब कुछ। उसे अचानक एक पुरानी बात याद आई। कभी रेसमस को एक अजीब सा वायरस लगा था जिसका कोई इलाज किसी को नहीं पता था। तब फेडरिक ने खुद एक एंटीडोट बनाया था और उसी से रेसमस बच गया। बाद में अपोलो कंपनी को भी इस रहस्यमयी वायरस की खबर लगी और उन्होंने फेडरिक से पूरी रिपोर्ट मांगी। यहीं से सिमोन के मन में एक शक उठने लगा, क्या फेडरिक ने ही ये वायरस बनाया था? इसी सोच में साल बीतते गए और देखते ही देखते 6 साल गुजर गए। फेडरिक वापस नहीं आया। कोई मैसेज नहीं, कोई निशान नहीं। रेसमस अब बड़ा लड़का हो चुका था और अब बंकर का खाना लगभग खत्म होने लगा था। वो बाहर जाकर फूड ढूंढना चाहता था, लेकिन सिमोन ने उसे रोक दिया। फिर सोचा, अगर बाहर का सच नहीं पता होगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? रात में जब रेसमस गहरी नींद में था, सिमोन ने पीपीई सूट पहना और बाहर का खतरा खुद देखने निकल पड़ी। गेट के बाहर कदम रखते ही उसे फिर अपनी मां की मौत के विजन आने लगे, लेकिन इस बार उसने अपने डर को दबा दिया। वो आगे बढ़ती गई और देखा कि उसकी मां का शरीर अब सिर्फ हड्डियां बन चुका था। सड़कें सुनसान थीं, कारें जंग खा चुकी थीं और पूरा इलाका घास और जंगल से भर गया था, जैसे इंसानी दुनिया कभी थी ही नहीं। लेकिन सिमोन का ध्यान सिर्फ एक जगह था, वो हॉस्पिटल जहां कभी लोगों को सुरक्षित ले जाया जाता था। हॉस्पिटल पहुंचकर उसने कई बार आवाज दी, कोई जवाब नहीं। अंदर गई तो नजारा दिल दहला देने वाला था। टूटी हुई मशीनें, उजड़ा हुआ वार्ड और हर तरफ बिखरी हुई लाशें, जैसे किसी ने पूरी दुनिया का बटन ऑफ कर दिया हो। अचानक अंधेरे में से एक भेड़िया उसके सामने आ गया। सिमोन जान बचाते हुए पास के कमरे में छिप गई और सांस रोककर इंतजार करती रही। जब बाहर शांति हुई, वो धीरे धीरे हॉस्पिटल से निकली और सीधा बंकर लौट आई। वहां पहुंचते ही उसने रेसमस को सब कुछ बता दिया। बाहर हालात पहले से 100 गुना ज्यादा खराब हैं। अगर उन्हें बचना है तो इस बंकर से निकलकर किसी दूसरे सुरक्षित बंकर तक पहुंचना होगा। अब उनकी जिंदगी सिर्फ एक फैसले पर टिकी थी, बाहर जाना या यहीं मर जाना। सिमोन की बात सुनकर रेसमस अगले ही दिन बाहर निकलकर दूसरा बंकर ढूंढने का प्लान बना लेता है। दोनों तैयारी करके सोने चले जाते हैं, लेकिन रात में कुछ अजीब होने लगता है। बंकर का ऑक्सीजन लेवल अचानक गिरने लगता है और दोनों को इसकी भनक भी नहीं लगती। कुछ ही मिनटों में सिमोन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। किस्मत से रेसमस को किसी अलार्म की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वह घबराकर सिमोन को उठाता है और तुरंत बाहर का दरवाजा खोलकर उसे खींचता हुआ बाहर ले आता है। और चौंकाने वाली बात ये, दोनों बिना पीपीई सूट के भी बाहर बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे थे। मतलब अब बारिश उतनी जानलेवा नहीं रही थी, लेकिन राहत बस कुछ सेकंड की थी। अचानक कुछ हथियारबंद लोग उन्हें घेर लेते हैं। असल में ये वही लोग थे जिन्होंने सिमोन को पहले बाहर घूमते देखा था, और जब वो बंकर लौटी थी तो इन्हीं लोगों ने उनकी ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी थी ताकि दोनों को बेहोश करके बंकर का सारा सामान लूटा जा सके। वे लोग सिमोन और रेसमस को गन पॉइंट पर अंदर के एक कमरे में बंद कर देते हैं और खुद बंकर की तलाशी लेने लगते हैं। लेकिन यहाँ का सारा राशन तो पहले ही खत्म हो चुका था। कुछ हाथ न लगने पर उनका लीडर मार्टिन गुस्से में आकर उन्हें अंदर बंद करके निकलने लगता है। अगर दरवाजा बंद रहता तो दोनों की मौत तय थी। सिमोन तेजी से एक पैड पर कुछ लिखती है। वह बताती है कि उसे पता है कि बाकी बंकरों में राशन कहाँ छुपा है। फिर वो जानबूझकर वो पैड तोड़ देती है जिसमें बाकी बंकरों का नक्शा था। अब सारे लोकेशन सिर्फ सिमोन के दिमाग में थे। मार्टिन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। राशन चाहिए तो सिमोन और रेसमस को बाहर निकालकर उनके साथ जाना ही होगा। यही मार्टिन की नज़र सिमोन पर रुक जाती है और उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब वो एक सोल्जर था।
उसकी ड्यूटी थी एक ब्रिज को सील रखना ताकि कोई भी इस शहर से बाहर न जा सके और वायरस फैल ना पाए। एक दिन उसे एक औरत दिखी जो अपने छोटे बच्चे को गोद में उठाकर ब्रिज के नीचे से भागने की कोशिश कर रही थी। मार्टिन उसे रोकने के लिए हवा में कई गोलियां चलाता है, लेकिन वो औरत नहीं रुकती। वो हिम्मत करके शहर की सीमा पार कर जाती है। मार्टिन ने उस वक्त इंसानियत दिखा दी थी, इसलिए उसने गोली नहीं चलाई। कुछ देर बाद उसके साथी उसे कैंप बुलाते हैं जहां सारे सोल्जर्स रहते थे। वहां पहुंचकर जो खबर उसे मिलती है उसने उसकी दुनिया हिला दी। वही औरत जिसे मार्टिन ने जाने दिया था वो इन्फेक्टेड थी और उसके निकलते ही पूरे टेंट में संक्रमण फैल गया। कई सोल्जर्स तड़प तड़प कर मर चुके थे। यह देखकर मार्टिन अंदर से टूट जाता है। आखिरी साथी की मौत के बाद उसने एक फैसला ले लिया। अब वो कभी किसी पर भरोसा नहीं करेगा। अब उसके लिए सिर्फ एक नियम है, सर्वाइवल। इतनी यादें उभरने के बाद मार्टिन वापस वर्तमान में आता है और सिमोन की डील को पहले तो साफ मना कर देता है। लेकिन सच्चाई ये थी कि उनके पास अब खाना बिल्कुल नहीं बचा था और बिना फूड के वे ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते थे। आखिरकार मन मारकर मार्टिन मान जाता है। वह सिमोन और रेसमस को आजाद करता है और उन्हें अपने साथ बाहर ले जाता है। 6 साल बाद जब ये दोनों बंकर से बाहर कदम रखते हैं तो बाहर की ताजी हवा और रोशनी देखकर उनके चेहरे पर पहली बार राहत दिखती है, जैसे किसी कैद से मुक्ति मिली हो। मार्टिन की टीम से बात करते हुए उन्हें एक और बड़ा सच पता चलता है। दुनिया में खाना पानी इतना कम हो चुका है कि लोग अब इंसानों को मारकर खाने लगे हैं। यह सुनकर सिमोन और रेसमस का खून जम जाता है। तभी कुछ दूरी पर एक और ग्रुप दिखाई देता है। वे अपने थर्मल सेंसर ड्रोन से इंसानों को खोज रहे थे ताकि पकड़कर मार सकें। मार्टिन तुरंत सबको एल्यूमिनियम फॉयल से ढक देता है ताकि ड्रोन उनकी बॉडी हीट न पकड़ पाए। लेकिन पास ही 2 और सर्वाइवर्स भी छुपे हुए थे। उनमें से एक लड़की डर के मारे भागती हुई सिमोन की तरफ दौड़ती है। सिमोन उसे मदद करना चाहती है, लेकिन मार्टिन मना कर देता है। एक अजनबी के लिए पूरी टीम को खतरे में नहीं डाल सकता। पर तभी टीम की एक लड़की बेटी सिमोन का साथ देती है। दोनों उसके पीछे भागती हैं उसे बचाने के लिए। वह औरत भागते भागते एक छोटी नदी के किनारे फिसल कर नीचे गिर जाती है और तभी कुछ लोग उसे पकड़कर जान से मारने ही वाले होते हैं। ठीक उसी पल मार्टिन वहां पहुंचता है। बिना एक सेकंड गंवाए वो उन दोनों आदमियों को गोली मार देता है, क्योंकि एक बात मार्टिन अच्छे से जानता है, उसकी टीम से ज्यादा कीमती और कुछ नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से वह औरत का शरीर दूषित पानी के संपर्क में आ चुकी थी। उसे देखते ही मार्टिन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कुछ ही पलों में वह औरत के अंदर इन्फेक्शन फैलने लगता है और मजबूरन मार्टिन को उसे भी शूट करना पड़ता है। सिमोन के लिए यह पल किसी सदमे से कम नहीं था। उसे पहली बार एहसास होता है कि जमीन पर रहना भले सुरक्षित हो, लेकिन बारिश या रुके हुए पानी का एक छोटा सा स्पर्श भी मौत बन सकता है। इस घटना के बाद सिमोन सबको लेकर एक और बंकर की तरफ बढ़ने का फैसला करती है। एक ऐसी जगह जिसकी लोकेशन उसे अब भी याद थी। उस नए बंकर तक पहुंचने में लगभग एक पूरा दिन लगने वाला था, इसलिए रात होने से पहले सब एक पुराने खाली पड़े घर में रुक जाते हैं। घर के अंदर उन्हें मारे हुए हंटर्स का कुछ सामान, कपड़े और हथियार मिलते हैं और सबसे अहम कुछ बोतलें साफ पानी की। जॉन उसी पानी से अपनी बीमार साथी लिया को पिलाता है। उसके इस ख्याल को देखकर सिमोन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। पहले सिमोन बस जरूरत के कारण मार्टिन की टीम का साथ दे रही थी, लेकिन अब उसे लगने लगता है कि ये लोग इतने बुरे नहीं हैं। धीरे धीरे सिमोन का दिल सच में इनकी मदद करने की तरफ झुकने लगता है। अगली सुबह यात्रा फिर शुरू होती है। रास्ते में अचानक रेसमस का पैर कीचड़ से भरे एक गड्ढे में चला जाता है। यह देखते ही मार्टिन बिजली की तेजी से गन निकालता है, क्योंकि पानी का मतलब सीधा मौत। लेकिन सिमोन फौरन उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसे रोकती है। वो जल्दी से रेसमस का जूता उतारती है और हैरानी की बात, उसके मोजे पूरी तरह सूखे थे। मतलब रेसमस का जूता वाटरप्रूफ था और वह बिल्कुल सुरक्षित था। मार्टिन राहत की सांस लेता है और गन नीचे कर देता है। सब फिर से अपनी यात्रा पर बढ़ते हैं। आखिरकार वे लोग दूसरे बंकर तक पहुंच जाते हैं। सिमोन अपने फिंगरप्रिंट से दरवाजा खोलती है और जैसे ही अंदर जाते हैं सबकी आंखें चमक उठती हैं। अंदर वर्षों तक चल सके इतना खाना, पानी और सामान भरा पड़ा था।
सब खुशी से झूम उठते हैं और जमकर खाना खाते हैं, लेकिन इस खुशी के बीच सिमोन के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगती है। उसे अब भी लगता है कि मार्टिन और उसकी टीम पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। कौन जाने कब वो उसके खिलाफ हो जाए। जब सिमोन अपने शक की बात सीधे मार्टिन से करती है तो मार्टिन उसे शांत होकर समझाता है, तुम 6 साल अंदर थी, तुम्हें बाहर की दुनिया का अंदाजा नहीं है। मार्टिन असल में बुरा नहीं था, बस हालात ऐसे थे कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना मुश्किल था। लेकिन सिमोन उसकी बातों को ज्यादा अहमियत नहीं देती और बंकर के अंदर चली जाती है। अंदर पहुंचकर उसे एक फोन मिलता है, चार्जिंग पर लगा हुआ, और वॉलपेपर में उसकी और रेसमस की बचपन की तस्वीर। यह वही फोन था जो उसके पिता फ्रेडरिक पुराने बंकर से निकलकर यहां छोड़ गए थे। सिमोन और रेसमस वह फोन तुरंत चेक करते हैं। फोन में उन्हें एक वीडियो मिलती है फ्रेडरिक की। वीडियो में वो बताता है कि वह स्वीडन के एक हेडक्वार्टर जा रहा है जहां इस खतरनाक इन्फेक्शन का क्योर तैयार किया जा रहा है। यह देखकर सिमोन के भीतर एक नई उम्मीद जगती है, शायद पापा अब भी जिंदा हों। इसी उम्मीद के सहारे सिमोन फैसला करती है कि वह रेसमस को लेकर उस हेडक्वार्टर जाएगी। यह बात वह मार्टिन को भी बताती है, उम्मीद में कि वह साथ देगा, लेकिन मार्टिन साफ मना कर देता है। उसका कहना था कि बंकर पूरी तरह सुरक्षित है, जबकि हेडक्वार्टर तक पहुंचने के लिए शहर से गुजरना पड़ेगा, जहां हंटर्स हर कोने में छिपे हो सकते हैं। मार्टिन का एक और तर्क था, यह वीडियो 6 साल पुरानी है, शायद तुम्हारे पिता अब जिंदा नहीं हैं। अगर क्योर बन गया होता तो हमें जरूर पता चलता। लेकिन सिमोन अपनी उम्मीद नहीं छोड़ती। वह कुछ दिनों का राशन लेकर रेसमस को साथ लेती है और बंकर छोड़ देती है। पीट भी जॉन और लिया के साथ उनके पीछे जाने का फैसला करती है, क्योंकि वो जानती थी कि सिमोन ने ही उन्हें इस सुरक्षित जगह तक पहुंचाया था। और वैसे भी मार्टिन और पैट्रिक तो पहले दिन ही उन्हें मारने वाले थे। असल में जब वे पहली बार मिले थे, मार्टिन और पैट्रिक ने बीट, जॉन और लिया को लूटने के इरादे से पकड़ा था। बीट ने अपनी जान बचाने के लिए उन्हें अपने छिपे ठिकाने के बारे में बता दिया, जहां काफी दिनों का खाना जमा था। मार्टिन उन सबको उस जगह ले गया। वहां पांचों ने मिलकर खाना खाया और पहली बार उन्हें लगा कि इस उजड़ी दुनिया में भी साथ रहने से ही उम्मीद बची रहती है। रात में बीट मार्टिन से प्रोटेक्शन मांगती है और मार्टिन मान भी जाता है। यही पल था जब वे सभी एक टीम बन गए। प्रेजेंट टाइम में सिमोन और रेसमस को पता ही नहीं चलता कि बीट, जॉन और लिया चुपचाप उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। शहर के करीब पहुंचते हुए उन्हें एक पुरानी बस मिलती है जो रास्ता रोक रही थी। थके होने की वजह से दोनों बस के अंदर जाकर थोड़ा आराम करने लगते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उन्हें बाहर इंसानों की परछाइयां दिखती हैं। डर के मारे दोनों जमे रह जाते हैं, पर राहत तब मिलती है जब पता चलता है कि वो परछाइयां बीट, जॉन और लिया की थीं। सिमोन उन्हें देखकर खुश हो जाती है और चाहती है कि वे बंकर में वापस जाकर सुरक्षित रहें, लेकिन तीनों साफ कह देते हैं, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। टीम फिर एक सुरक्षित जगह रुकती है और खाना खाने बैठती है, लेकिन तभी अचानक कई हंटर्स वहां आ धमकते हैं और सबको जान बचाकर भागना पड़ता है। भागते भागते सिमोन अलग पड़ जाती है और एक सड़क किनारे लगे जालीदार फेंस तक पहुंचती है। वहां सैकड़ों मिसिंग पर्सन्स के पोस्टर हवा में उड़ रहे थे। सिमोन का दिल भारी हो जाता है। उसी जाली के दूसरी तरफ उसे एक छोटा अकेला बच्चा दिखाई देता है। दोनों के बीच सिर्फ एक फेंस और ऊपर आसमान में काले बादल। बारिश किसी भी पल शुरू हो सकती थी, जो उनके लिए मौत से कम नहीं थी। अब सवाल यह है, क्या सिमोन, रेसम्स और बाकी टीम बारिश शुरू होने से पहले किसी सुरक्षित जगह पहुंच पाएंगे? जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले एपिसोड में।